नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, फ्लो टेस्ट में पास हो गए हैं सम्राट चौधरी और अब चर्चा हो रही है कि आखिर सम्राट कैबिनेट में कौन कौन शामिल हो सकता है, कौन कौन से नए चेहरे शामिल होंगे और किसे ड्रॉप किया जाएगा, यही सब जानना चाह रहे हैं। लेकिन आज हम विशेष तौर पर चर्चा करेंगे, जेडीयू की चर्चा करेंगे कि आखिर जेडीयू से वो चेहरे कौन कौन हैं जो सम्राट कैबिनेट में शामिल होंगे। हम चर्चा करेंगे निशांत कुमार की और हम चर्चा करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी। तो आइए फिर बिना देरी के चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर संजय कुमार जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए जी। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने देखा होगा कि सदन के भीतर सम्राट चौधरी का बिल्कुल अलग अंदाज फ्लो टेस्ट वाले दिन हमें नजर आया। देखिए, विपक्ष ने जिस जिस मुद्दे को उठाया, चाहे वो उनकी डिग्री का मुद्दा हो, पाठशाला का मुद्दा हो या कोई भी मुद्दा हो, सम्राट चौधरी ने कड़ा जवाब दिया है, सम्राट चौधरी ने करारा जवाब दिया है। तो सम्राट चौधरी के इस अंदाज को, इस तेवर को आप कैसे डिकोड कर रहे हैं? देखिए, इसी एग्रेशन और इसी अटैकिंग अंदाज को लेकर के शायद बीजेपी ने भी इन पर दांव लगाई और नीतीश कुमार जी ने तो भरोसा किया ही है सम्राट चौधरी जी पर। क्योंकि बिल्कुल आपने सही कहा कि हर उन सवालों को जो विपक्ष के नेता सदन में रख रहे थे उसको अपने तरीके से इन्होंने जवाब दिया, चाहे वो उम्र का सवाल हो, डिग्री का सवाल हो, पाठशाला का सवाल हो। मतलब ऐसा कोई सवाल नहीं था जिसको ये स्केप किए या जिससे ये बचे। उसी अंदाज में कि मैं 95 में अगर मेरी उम्र कम होती तो जुवेनाइल कोर्ट में होता, फिर कोर्ट में कैसे होता, जेल में कैसे होता, जुवेनाइल कस्टडी में होता, जुवेनाइल ये में प्रिजन में होता, रिमांड होम में होता जी, रिमांड होम में होता। उसी तरह से फिर उन्होंने अपनी डिग्री को लेकर के भी कहा और पाठशाला के लिए तो कहा कि हर कोई किसी न किसी पाठशाला से निकला है। हाँ, मेरी भी कहीं था, जब जुड़ा था राजनीति में तो मेरी भी कहीं से शुरुआत हुई थी। तो अटैकिंग एग्रेसिव अंदाज इनके हैं, लेकिन दो पार्ट है इसके। एक होता है कि जब व्यक्ति सत्ता के शीर्ष पर पहुंच जाता है तो उसकी विनम्रता की भी अपेक्षा की जाती है जनता के बीच में। पार्टी को क्या सूट करता है, आपके समर्थकों को कौन सी बातें आपकी अच्छी लगती है। लेकिन कुछ शब्दों का जो प्रयोग हुआ, हम लोगों ने इस पर बात की कि शायद इससे भी अच्छे शब्द इस्तेमाल हो सकते थे और अटैक भी किया जा सकता। बिल्कुल मोनार्की नहीं है, डेमोक्रेसी है। राजनीति में जनता तय करती है कि सत्ता किन्हें देनी है, किन्हें नहीं देनी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने वंशवाद पर जिस तरह से अटैक किया और जिस तरह के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, थोड़ा लग रहा था कि कुछ ज्यादा ही कड़े शब्दों का वो प्रयोग कर रहे थे। और शायद सम्राट चौधरी जी अब तो काफी मैच्योर्ड हो गए हैं, सूबे के मुख्यमंत्री हैं। देखते हैं आगे क्या यही अंदाज उनका होता है या इस अंदाज में, इस तेवर में कोई चेंजेज आता है, जिसमें होता है ना कि व्यक्ति जब डाल पूरा फलों से लद जाता है तो झुक जाता है बिल्कुल। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जिस अंदाज में आप पर विपक्ष व्यंग करेगा, तंज करेगा, आपको टीज करने की कोशिश करेगा, आपको कहीं ना कहीं से प्रोवोक करेगा और आप भी उसी तरह से उसी अंदाज में जवाब जब देने लगेंगे तो मैं मानता हूं कि थोड़ा सा जो आपके समर्थक हैं या जनता है वो लगता है कि नहीं, इनको और शालीनता के साथ और विनम्रता के साथ जवाब देनी चाहिए। देखते हैं सम्राट चौधरी जी आगे और किस अंदाज में चीजों को रखते हैं लोगों के बीच में। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि आज हम विशेष तौर पर जेडीयू की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्योंकि तरह तरह की चर्चाएं पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में हो रही हैं, तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि सम्राट कैबिनेट में कौन कौन से वो चेहरे हैं जिनको जगह मिल सकती है।
देखिए, सम्राट चौधरी जी दिल्ली गए थे, प्रधानमंत्री जी से मिले। कटसी कॉल तो एक अलग पार्ट है, लेकिन निश्चित रूप से 40 मिनट के मुलाकात में मंत्रिमंडल को लेकर के प्रधानमंत्री जी से इनकी बात हुई कि मंत्रिमंडल में किन्हें जगह देनी है, विभागों को लेकर के बात हुई होगी, कौन विभाग किन्हें देनी है। और फिर सम्राट चौधरी जी जाते हैं नीतीश कुमार जी के यहाँ, और नीतीश कुमार जी से भी बातें उनकी होती। वहां ललन सिंह भी मौजूद थे, तो वो तस्वीरें भी बाहर आई, नीतीश कुमार, ललन सिंह और सम्राट चौधरी। तो देखते हैं, पहले तो चर्चा यही चल रही थी कि अगर मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी जी होंगे तो जो विभाग पहले बीजेपी के पास था वो सारे विभाग अब जेडीयू चाहेगी कि हमारे खाते में आए। क्या इसके लिए बीजेपी तैयार होगी कि भाई, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे तो ये प्रमुख विभाग तो हमने दिया था जेडीयू को, और उस समय बीजेपी को, और इस समय जब बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं तो क्या वो सारे विभाग जेडीयू को मिलना चाहिए? चले जाएंगे। चले जाएंगे। तो इस तरह की बातें तो जरूर है, लेकिन इसमें एक जो चीजें आ रही हैं, जैसे देखिए, दो नाम जो लग रहा था कि बहुत ही ये है, इम्पोर्टेंट है, उनको तो डिप्टी सीएम की जिम्मेवारी दे दी गई। विश्वस्त भरोसेमंद माने जाते थे विजय चौधरी और विजेंद्र यादव और विजय कुमार चौधरी, बिल्कुल। तो ये दोनों को तो जगह दे दी गई डिप्टी सीएम के तौर पर। और नीतीश कुमार जी के बारे में माना जाता है कि बड़े हार्ड बार्गेनर। तो मंत्रिमंडल में देखते हैं किनको वो जगह दिलवा पाते हैं। एक जानकारी जो मिली थी कि शायद श्रवण कुमार, जब उनको डिप्टी सीएम की जिम्मेवारी नहीं दी गई थी तो थोड़ा वो नाराज चल रहे थे। बाद में उनको विधायक दल का नेता बना दिया गया, विधायक दल के नेता बन जाइए। तो हर को साधने की कोशिश जेडीयू करेगी, और चूंकि जेडीयू का अस्तित्व बिहार में क्षेत्रीय पार्टी है और नीतीश कुमार जब तक सक्रिय हैं तब तक वो, मैं मानता हूं कि मंत्रिमंडल में उन लोगों को जगह दिलाएंगे जो इनके भरोसेमंद। और विजय चौधरी जी ने विश्वास मत के दौरान एक बात कही सदन में, उन्होंने कहा कि ये नीतीश कुमार जी ने कैसे सेकंड पीढ़ी को पावर ट्रांसफर करा दिया, एकदम बिल्कुल शांतिपूर्वक। तो नीतीश कुमार के बाद अगर निशांत कुमार को पावर ट्रांसफर कराने की बात होगी, तो हो सकता है कि जो एक निशांत की टीम बनी है, युवाओं की टीम, उन युवाओं चेहरा से भी मंत्रिमंडल में जगह दिलाई जा सकती है। सम्राट चौधरी जी को भी कहा जाता है कि भाई युवा मुख्यमंत्री हैं, तो युवा मुख्यमंत्री के ये मंत्रिमंडल में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होंगे उसमें कहीं युवाओं को जगह दी जाएगी, इसकी संभावना चर्चाएं बहुत है, चर्चाएं तेज है इसको लेकर के। हाँ, तो चर्चा तेज है तो अब चेतन आनंद हो, कोमल सिंह हो, ऋतुराज हो, रुहेल रंजन हो जी, हाँ, ये कई चेहरे हैं जो 10-12 लोगों की उनकी युवा टीम बनी है निशांत की, तो हो सकता है कि उनको जगह दिलाई जाए। और होता क्या है कि अगर निशांत को आगे राजनीति में प्लेस करनी, इसी वजह से शायद निशांत ने डिप्टी सीएम का ऑफर को ठुकरा दिया। बीजेपी तो देने के लिए तैयार भी बैठी थी कि ठीक है, डिप्टी सीएम निशांत जी को बनाया जाता है। वो तस्वीरें भी आने लगी थी और मीडिया में भी वो खबरें चलने लगी थी। लेकिन जब कोई बड़ा गेम होता है कि नहीं, हमें कोई बड़ा चीज अचीव करना है, तो थोड़ा हमें पेशेंस रखना। और नीतीश कुमार तो इसके लिए माने जाते हैं कि बड़े ही सीजन तरीके से निर्णय लेते हैं, और एट द 11th आवर निर्णय लेते हैं जो लोगों को चौंका देते हैं। अभी समृद्धि यात्रा से तुरंत आना और फिर तुरंत यात्रा पर निकल जाना, तो एक संकेत तो है ही ना कि नीतीश कुमार भी शायद निशांत के बारे में कुछ बड़ा सोच रहे हैं, कोई बड़ी जिम्मेवारी देने की बात हो रही है। तो मंत्रिमंडल में उन चेहरों को जगह दी जाएगी जेडीयू के तरफ से जो नीतीश कुमार जी के और निशांत के काफी भरोसेमंद हो। निशांत के युवा चेहरे और नीतीश कुमार जी के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में रहे अनुभवी चेहरे, दोनों को एक कॉकटेल बना करके मंत्रिमंडल में जगह दिलाने की कोशिश की जाए। ये बड़ी बात है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या किसी बड़े चेहरे को ड्रॉप भी किया जाएगा, क्या किसी पुराने चेहरे को ड्रॉप भी किया जाएगा? क्यों नहीं, देखिए मैक्सिमम तो आपके यहाँ इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर्स तक लेके 36 ही बना सकते हैं।
बिल्कुल। जो बिहार का 243 विधानसभा है उसमें तो इतना हम्म। ही है। तो अगर 15-16 नाम मान लिया जाता है कि जेडीयू के तरफ से हों, तो हम्म। 15-16 में अगर नए चेहरे को जगह मिलेगी तो पुराने चेहरे को किनारे किया जा सकता है कि बिल्कुल, ठीक है, ये नए तो। नए मंत्रिमंडल में सब हम्म। कुछ नीतीश कुमार तय करेंगे। इसके बाद भी वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किनका होगा? सम्राट चौधरी जी का। तो हम्म। सम्राट चौधरी जी भी अपनी सहमति असहमति दे सकते हैं। ठीक है, नीतीश कुमार जी की राय से अभी तो कह ही रहे हैं कि नीतीश कुमार हम्म। और नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ेंगे, उन्हीं के हम्म। गाइडलाइन को हम फॉलो करेंगे। लेकिन व्यक्ति जब सत्ता के शिखर पर बैठ जाता है तो फिर कुछ अपनी राय भी वहां रखने लगता है। तो हो बिल्कुल। सकता है कुछ कुछ लोग ऐसे हों जिनको कि मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाए, और कुछ जो हम्म। निशान की जो नई टीम है, उस नई टीम से कुछ लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दे दी जाए। इसकी कई नाम भी चल रहे हैं कि शायद इसको, इन चेहरों को इस बार हम मंत्रिमंडल में नहीं देखेंगे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल संभव है कि उनको उनको जगह नहीं दी जाए। अब होता क्या हम्म। है कि मंत्रिमंडल में 2 तरह की चीजें होती हैं बिहार में। आप भी तो बहुत दिनों से कवर कर रही हैं। एक तो हम्म। वैसा चेहरा जो अनुभवी हो, वैसा चेहरा जिनको कि गवर्नेंस का अनुभव हो, और बिल्कुल। फिर एक वैसे चेहरे जिनका कि जातीय समीकरण में वो फिट बैठते हों, हम्म। क्षेत्रीय समीकरण में फिट बैठते हों कि भाई मगध के इलाके से अगर कोई व्यक्ति को मंत्री बनाया गया तो शाहाबाद से किनको बनाया गया, इधर हम्म। नालंदा और मुंगेर से किनको लिया गया, उधर कोसी के इलाके से कौन हो गया। तो क्षेत्रीय संतुलन, जातीय संतुलन हम्म। और एक युवा और एक अनुभवी, ये कई समीकरणों को ध्यान में रख करके मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। और फिर हम्म। सबसे अंत में कि भरोसेमंद नाम कौन। तो बिल्कुल। बिल्कुल कई तरह से कवायद के बाद ही कोई लिस्ट फाइनल किया गया होगा। बिल्कुल आप हम्म। सही कह रहे हैं। मेरी भी जानकारी है कि कुछ वैसे चेहरे जो पिछले मंत्रिमंडल में थे, शायद इस हम्म। मंत्रिमंडल में उनको जगह नहीं मिलने जा रही है। हम लोग इंतजार करते हैं, अब और क्या है, अब तो। चौंकाने वाले नाम हैं वो सारे, संजय जी, हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं, जिनकी क्यों नहीं हो चर्चाएं हो सकते। रही हैं कि इस बार उनको ड्रॉप किया जाएगा। हाँ, तो किया। मैंने तो कहा कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी का नहीं है, ये काउंसिल हम्म। ऑफ मिनिस्टर्स होंगे सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी और के, बिल्कुल। हाँ, और सम्राट चौधरी जी अपने मंत्रिमंडल में उन्हीं लोगों को जगह देंगे जो हम्म। सम्राट चौधरी जी के दिशा निर्देश पर चले। देखिए, कहने के लिए बिल्कुल। बातें कुछ और होती है सैद्धांतिक हम्म। तौर पर, ताकि पीपुल में मैसेज जाए अच्छा कि मैं तो नीतीश कुमार जी के पद चिन्हों पर ही चलूंगा, नरेंद्र हम्म। मोदी जी का आदेश ही पालन करूंगा। लेकिन व्यक्ति जब सत्ता के शिखर पर होते हैं तो फिर उनके अपने भी एक समीकरण होते हैं, उनके अपने भी लोग एडवाइजर होते हैं जो सलाह देते हैं। और हम्म। फिर जेडीयू में भी जब निशांत नहीं आए थे तो हम्म। वहां भी तो कई फैक्शन थे, कई बिल्कुल। गुट बने हुए थे। निशांत को ला करके संगठन में उस गुटबाजी पर विराम लगाई गई। तो हम्म। देखते हैं कि इस बार नीतीश कुमार कितना, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि एकदम सावधानी से माइन्यूटली फूक विचार फूक कर करके। चाल चलना। हाँ, ताकि अभी जी। तो उन्होंने पावर ट्रांसफर किया है, अभी अपना मुख्यमंत्री के दायित्व से अपने को किनारे करके सम्राट चौधरी जी को हम्म। हम्म। जिम्मेदारी दी। लेकिन नीतीश कुमार जी का 13 से कालखंड को देखिए, 13 के बाद नीतीश कुमार जी किस तरह से अपना कब मन कब क्या बना लेंगे। मैंडेट किसी और के साथ मिलता था, हम्म। गठबंधन किसी और के साथ कर लेते थे। तो अभी तो नीतीश कुमार जी के पास 85 विधायकों की संख्या है। हम्म। लगेगा नीतीश कुमार जी को कि अगर हमारी राय के अनुसार व्यवस्था नहीं चल रही है, हम्म। हम जो चाहते हैं वैसा बिहार में, आखिर समृद्धि यात्रा के बाद फिर ये जनता से कौन सा संवाद करने जा रहे हैं? यही तो बिल्कुल। बताने जा रहे हैं कि हमने क्या बिहार के लिए किया। हम्म। निशांत जी की भी वही बातें आई थी पब्लिक डोमेन में। निशांत जी से भी पूछा गया कि आखिर आप जब जा रहे हैं 3 से यात्रा पर, तो आप क्या हम्म। बताएंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं अपने पिताजी के कार्यों को बताऊंगा कि मेरे पिताजी ने इस बिहार के लिए हम्म। क्या किया। मतलब लोगों के दिल दिमाग में केवल नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के कार्य ही रहे, ये जेडीयू की प्रायोरिटी। तो देखते बिल्कुल। हैं कितना, हम्म। कैसे किनको किनारे किया जाता है, किनको जगह दी जाती है, और किन हम्म। युवा चेहरों के भरोसे ये जो नया मंत्रिमंडल बनेगा, क्या ये युवा मंत्रिमंडल होगा, हम्म। अनुभवी और युवा,
दोनों मंत्रिमंडल का तालमेल से ये बनेगा। आने दीजिए मंत्रिमंडल का लिस्ट, हम लोग देख लेंगे इसको। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से एक बार फिर से एक्शन में नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार, ये अब कई सवालों को खड़ा करता है। आपने देखा होगा कि लगातार उन्होंने बैठकें भी ली हैं और बैठक में नीतीश कुमार ने कई सारे दिशा निर्देश दे दिए हैं, बहुत कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी दे दी है, जो किसी और इशारा कर रहा है। संजय जी, क्या नीतीश कुमार कुछ सोच रहे हैं? क्या नीतीश कुमार किसी बड़ी तैयारी में है? क्या नीतीश कुमार कोई चाल चलने जा रहे हैं जिसे डिकोड करना जरूरी हो जाता है? देखिए, अभी तो कुछ भी कहना थोड़ा प्री मैच्योर्ड होगा, लेकिन नीतीश कुमार जी जब अपनी जिम्मेवारी जो सत्ता के शिखर पर वो बैठे हुए थे सम्राट चौधरी जी को दे दिया है, लेकिन इस बात का तो ध्यान उनको रखना ही होगा ना कि उनकी पार्टी का सर्वाइवल कब हो। मंत्रिमंडल में कुछ चेहरे शामिल हो जाएंगे, इससे उनकी पार्टी नहीं बच जाएगी। क्षेत्रीय पार्टियां तब बचती है जब उनकी ताकत होती है सरकार में, और सरकार की ताकत से फिर वो अपने संगठन की ताकत को भी मजबूत करते हैं। तो नीतीश कुमार जी के बारे में प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, अनप्रिडिक्टेबल है कि कब कौन सा निर्णय लेंगे, कैसे लेंगे। चूंकि एक बात चल रही थी कि बस नई सरकार बनेगी और सम्राट चौधरी जी के साथ निशांत भी जो है डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे। नीतीश कुमार जी ने नहीं, दिल्ली चले जाएंगे, ये भी और चर्चाएं थी। हाँ, नीतीश कुमार, लेकिन यहाँ तो नीतीश कुमार अब यात्रा पर निकलेंगे, निशांत कुमार भी यात्रा पर निकलेंगे, ये किस ओर इशारा कर रहा है? ये इशारा कर रहा है कि आने वाले वर्षों में नीतीश कुमार जी बिहार की राजनीति को अपने तरीके से तय करेंगे। आपको याद होगा 24 के चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले, आप उस समय कवर कर रही थी, इंडिया गठबंधन के साथ थे और संयोजक की जिम्मेवारी नीतीश कुमार को नहीं दी गई, या नीतीश कुमार जी को थोड़ा किनारे करने की कोशिश की गई। और नीतीश कुमार 1 मिनट भी देर नहीं लगाई एनडीए गठबंधन के साथ वो जाकर के चुनाव लड़े। तो नीतीश कुमार जी जब जा रहे हैं जनता के बीच में और निशांत भी निकल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अपनी प्रासंगिकता और बिहार में नीतीश कुमार ही लोगों की पसंद है, ये बताने जा रहे हैं। अब थोड़ा पब्लिक का फीडबैक लेंगे, पब्लिक के फीडबैक के बाद फिर वो बयान देंगे, और जो नई सरकार बनी है उनको थोड़ा मौका देंगे। देखते हैं क्या जो रोड मैप, जो ब्लूप्रिंट हमने इनको दिया है, उसके अनुसार ये आगे बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं। तो अब तो इन्होंने ट्रांसफर कर दिया है, लेकिन नीतीश कुमार जी की इच्छा के विरुद्ध, या नीतीश कुमार जी कोई चीज पसंद नहीं करेंगे और उसके बाद भी ये गठबंधन, चूंकि ये सरकार कोई बीजेपी की सरकार तो है नहीं, एनडीए गठबंधन की सरकार है, तो नीतीश कुमार जी बिहार में रहेंगे, यात्रा पर निकलेंगे, निशांत जी की ग्रूमिंग होगी और निशांत कुमार को कैसे बेहतर प्लेस किया जाए, उनकी टीम को कैसे और तराशा जाए और अपनी पार्टी को और कैसे मजबूत किया जाए, ताकि लोगों के बीच में हमारी पार्टी को लेकर के एक जो परसेप्शन पहले से बना हुआ है, चूंकि उसी बात को विश्वास मत के दौरान में सम्राट चौधरी जी ने दोहराया सदन में कि ट्रिपल सी से हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मॉडल स्कूल देंगे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के हॉस्पिटल जो होंगे वो वेल इक्विप्ड होंगे ताकि लोगों को पटना की तरफ नहीं मुखातिब करना पड़े। तो देखते हैं कि नीतीश कुमार जी, थोड़ा हम लोग और इंतजार कर लें, फिर हम लोग बात तो करते ही रहेंगे, लेकिन नीतीश कुमार चुप बैठ करके और दर्शक की तरह सरकार को केवल देखने वाले नहीं, यानी कि सुपर सीएम वाले रोल में है नीतीश कुमार, ये कहना गलत नहीं होगा कहीं से भी? अभी नहीं कहा जाएगा, अभी सुपर सीएम नहीं कहा जाएगा, अभी तो जरा मंत्रिमंडल का गठन होने दीजिए, तो देखते हैं कि नीतीश कुमार जी की कितनी राय मानी गई। दूसरी चीज कि नीतीश कुमार जी के जो भी निर्णय है, क्या उसको इम्पोज किया जा रहा है या वह लेने के लिए, निर्णय लेने के लिए बाध्य हैं। तो देखना होगा कि क्या नीतीश कुमार जी वो सब कुछ करवाने के स्थिति में है बिहार में जिसको वो चाहते हैं कि हमारी हिसाब से बिहार चले, तब हम लोग कहेंगे कि हाँ सुपर सीएम। अभी तो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कुछ पॉलिसी जो बनेगी उसका एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन पर क्या होगा, लॉ एंड ऑर्डर पर, कम्युनलिज्म पर,
क्राइम पर, करप्शन पर ये सरकार कितना सख्त होती है, कितना निर्णय लेती है, और उसमें फिर नीतीश कुमार जी क्या अपना राय रखते हैं या अपना एंगल रखते हैं कि हम इसको कैसे टैकल करेंगे। तो थोड़ा हम लोगों को इंतजार होगा, अभी थोड़ा सुपर सेट करना प्री मैच्योर होगा जी। लेकिन एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे, जिसकी चर्चा जोरों पर हो रही है। सवाल मेरा ये है कि आपको क्या लगता है, क्या मांझी वाला हाल सम्राट चौधरी का भी हो सकता है? क्या मांझी की तरह सम्राट चौधरी, क्योंकि आपको पता है क्या कुछ हुआ और हम किस कंटेक्स्ट पर बात कर रहे हैं, तो सीधा सवाल है, क्या बिहार के दूसरे मांझी साबित हो सकते हैं सम्राट चौधरी? देखिए, होता क्या है कि इतिहास की कोई पुनरावृत्ति हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन पुनरावृत्ति भी होते रहती है। तो सम्राट चौधरी जी कितने सफल हो पाते हैं, कितने सफल नहीं हो पाते हैं, नीतीश कुमार जी के एजेंडे को कितना ये लागू कर पाते हैं, या बीजेपी के एजेंडे को बिहार में लागू करने में सफल होते हैं, तो थोड़ा हम लोगों को इंतजार करना हो। और अगर लगेगा कि नीतीश कुमार जी सरकार के निर्णय से बहुत संतुष्ट नहीं है, तो फिर नीतीश क्या कुमार फिर जी पलटी मार सकते हैं नीतीश कुमार? सीधा सवाल, सीधा जवाब भी इसका क्योंकि यही है कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी के बारे में ये कहा जाता है कि अब जब उनका बायां हाथ ही नहीं पता है कि दाहिना हाथ क्या करने जा रहा है, तो हम और आप बैठ के क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नीतीश कुमार जी क्या करेंगे। लेकिन हाँ, अपनी शर्तों पर राजनीति करते रहे हैं नीतीश कुमार, बड़े हार्ड बार्गेनर वो रहे हैं, और अगर वो हार्ड बार्गेनर रहे हैं तो इस सरकार पर भी वो नजर रखेंगे। और अगर लगेगा कि यह सरकार, चूंकि बार बार कहा जा रहा है ना कि 25 से 30 फिर से नीतीश, तो जा रहे हैं यात्रा में तो यही तो बताएंगे कि आपने हमको मान करके वोट किया था, हम आपसे बाहर नहीं जाएंगे। एक लाइन उन्होंने कही थी जब विधायक और विधान पार्षदों की बैठक बुलाई थी जेडीयू में, तो उन्होंने कहा था कि मैं हूं ना, आप निश्चिंत रहे। तो मैं हूं ना को बहुत अधिक डिकोड किया जा सकता है कि मैं हूं ना का क्या मतलब है। इसलिए नीतीश कुमार जी कब कौन सा निर्णय लेंगे इसके बारे में प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। देखते हैं ये जो सरकार है वो कैसे नीतीश कुमार जी के ब्लूप्रिंट रोड मैप को कैसे आगे बढ़ाती है जो बनाया है उन्होंने, या बीजेपी के एजेंडे पर यह सरकार आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। और फिर नीतीश कुमार जी का जनता के बीच में संवाद होगा, तो जनता के बीच में जब वो जाएंगे तो क्या बोलेंगे, क्या निशांत कुमार क्या बोलेंगे? जी बिल्कुल, निशांत क्या बोलते हैं। तो ये सारी चीजों को जरा हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग इस पर बात करते हैं कि नीतीश कुमार जी क्या कोई ऐसा फैसला भी ले सकते हैं जो फिर कोई चौंकाने वाला फैसला हो। जैसे राज्यसभा में उनका जाना एक चौंकाने वाला ही तो फैसला था। वो होली का दिन था और एकाएक खबरें आने लगी कि नीतीश कुमार राज्यसभा में। तो नीतीश कुमार कभी भी कोई फैसला ले सकते हैं। जो नीतीश कुमार राज्यसभा में जा सकते हैं वो राज्यसभा से इस्तीफा भी दे सकते हैं। इसलिए नीतीश कुमार के बारे में प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। कहा तो जा रहा है कि उनको केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी। अब क्या जिम्मेवारी दी जाती है नहीं दी जाती है, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार में रहेंगे और बिहार के लोगों के बीच में रहेंगे। तो थोड़ा हम लोग इंतजार करते हैं कि नीतीश कुमार का अगला निर्णय क्या होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है संजय जी ने हमें। देखिए, साफ साफ कह दिया है कि थोड़ा इत्मीनान रखना होगा, थोड़ा सब्र रखना होगा, और उसके बाद देखना होगा कि आगे आगे बिहार में क्या कुछ होता है। तो चलिए, हम भी नजर बनाए रखेंगे और बिल्कुल इसी तरह से चर्चाएं करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि आगे आगे बिहार में क्या कुछ हो सकता है। तो फिर ये पूरी चर्चा, पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। बहुत शुक्रिया।